के अंदर में कई बार तो मुझे लगता है चैट ही ऑफ कर देना चाहिए कि चैट के हकदार नहीं है आप सभी के सभी। यार ये कोई कौन सा क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक? स्ट्रेटेजिक का मतलब आप समझो कि मेरे लिए, वो मेरी देश की सुरक्षा के लिए, मेरे देश की तरक्की के लिए, मेरे देश के मतलब क्या नाम है, आगे की ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक मतलब कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले समय पर क्या कर सकता हूं उसको, कभी भी फ्यूचर के अंदर में उसको एक एसेट के रूप में यूज कर सकता हूं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर में। यार ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन और जो डाउट है वो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, चीजें और बढ़िया होंगी, लेकिन कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। WTO, अब आप सभी को पता है यूएसए ने क्या किया है, हमारे ऊपर में टैरिफ लगाए है ना। तो उस टैरिफ के अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है WTO को कि हम क्या करेंगे, यूएसए को चैलेंज करेंगे, यूएसए के टैरिफ को चैलेंज करेंगे। तो अब आपके लिए क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। WTO बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO के एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है कि यूएस हमारे ऊपर में क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम जल्द से जल्द उसके साथ में ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करें। कल ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि यूएसए चाहता है, यूएसए चाहता है क्या, ठीक है, यूएसए चाहता है कि वो इंडिया से जल्द अपनी शर्तों पर क्या करे, ट्रेड को एक्सेप्ट करवा ले। ठीक है, इवन जैसे अभी वियतनाम के साथ में उसने ट्रेड डील को साइन किया है, और उस ट्रेड डील को देखने के बाद में क्लियरली पता चल रहा है कि यूएसए अपने आप को फेवर कर रहा है और वियतनाम के वो अगेंस्ट में क्या क्या हो रही है, पूरी की पूरी ट्रेड डील हो रही है। ठीक है, अब यहां पर इंडिया के ऊपर में क्या क्या प्रेशर बना रहा है, जैसे कि कल भी मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि यूएसए चाहता है कि जो उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही कंसर्न है, खासतौर पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनको वो इंडिया में पुश करना चाहता है, अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनको इंडिया में पुश करना चाहता है, साथ में वो जो बहुत सारे उसके ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड और साथ में उसके जो मेडिसिन है उनको भी क्या करना चाहता है, इंडिया में पुश करना चाहता है। लेकिन वो दूसरी तरफ में इंडिया से चाहता है कि इंडिया उनके देश में ज्यादा चीजों को कम रेट पर एक्सेस ना कर पाए, मतलब वो ये चाहता है इस समय पर, है ना। इसीलिए आप देखेंगे ट्रंप बार बार स्टेटमेंट ये देते हैं कि इंडिया की मार्केट ओपन होने वाली है। तो ये प्रेशर बनाने का एक तरीका होता है। और उसी समय पर इंडिया WTO को इन्फॉर्म कर रहा है कि यूएसए ने जो भी हमारे ऊपर में टैरिफ लगाया है उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, यूएसए के ऊपर में एक्शन लेंगे WTO के अंदर में। देखो वो बात अलग है कि WTO में होने वाला कुछ भी नहीं है, ये चीज समझो। ऐसा नहीं है कि WTO से कोई बहुत बड़ा आउटकम निकल आएगा कि यूएसए को झटका लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में ये एक मैसेजिंग है कि भाई हम भी कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो 8 जुलाई से पहले नेगोशिएशन चल रही है ना, उनको क्या करने की अपने अपने फेवर में लाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया यूएसए को कहीं ना कहीं हिंट देने की कोशिश कर रहा है, यूएसए इंडिया के ऊपर में हिंट देकर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक प्रपोजल रखते हैं कि एक रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे किसके ऊपर में, यूएस के ऊपर में। क्यों? क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है इंपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल्स एंड पार्ट्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि इंडिया से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी कि जो क्या नाम है, कार के अलावा जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। यूएसए के अंदर में जो हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल या जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा मार्केट के अंदर में वहां पर क्या कर रहे थे, एक प्रेजेंस बनाकर रखे हुए थे। और यूएस की जो कंपनीज हैं, यूएस की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे। जैसे कि फार्मा के बारे में मैंने बताया कि जो इंडिया की जो जेनेरिक मेडिसिन हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम है बट वो ब्रांडेड नहीं है, कॉस्ट बहुत कम है, ब्रांडेड नहीं है, और प्लस में लेकिन उनकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी यूएस की मार्केट के ऊपर में क्या करने लगे थे, ये इंपैक्ट करने लगे थे। तो इंडिया ने यही कहा है क्योंकि यूएसए ने इंडिया के ऊपर में खासतौर पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं और पार्ट्स फ्रॉम इंडिया है उनके ऊपर में क्या किया था, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। तो इंडिया ने कहा कि भाई हम भी उनके ऊपर में 724 मिलियन का क्या करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 8 जुलाई को ट्रेड डील साइन होने वाली है, 8 जुलाई से पहले। ठीक है, तो यूएस ऑन मार्च 26 उसने इंपोज किया था 25% एड वैलोरम ऑन पैसेंजर व्हीकल्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रक के ऊपर में लगा दिया था, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं जो इंडिया से आ रहे हैं उनके ऊपर में 25% का टैक्स लगाया था। अब प्रीलिम्स के लिए एक चीज याद रखना, एड
वोलेरम, ये प्लीज नोट करना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एड वोलेरम, ये अभी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, तो इट एडेड दैट इंडियाज पोजीशन ऑन द मैटर दैट वाज कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया वो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाला जो है 1994 वाला, उसके अकॉर्डिंग नहीं है और वो वॉलेशन कर रहा है डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स का, इसलिए इंडिया उनके ऊपर में रिटेलिएटरी एक्शन लेने वाला है। यहां तक अभी किसी को भी कोई डाउट है? यहां तक अभी तक किसी को भी कोई डाउट है? इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है? डाउट है? इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब पहली बात आपसे क्वेश्चन आता है एड वोलेरम क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसको हम अकॉर्डिंग टू वैल्यू बोलते हैं। यानी कि मान के चलो किसी की चीज की प्राइस है 1000 रुपए तो उसका 10%, किसी चीज का प्राइस है 2000 रुपीज तो उसका 10%, किसी चीज का प्राइस है 1,00,000 रुपए तो उसका 10%, यानी कि टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो एड वोलेरम एक मेथड ऑफ टैक्सेशन है जहां पर टैक्स जो लगता है ना वो परसेंटेज ऑफ वैल्यू के ऊपर में लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार का जो भी प्राइस होगा उसके ऊपर में 10%। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एड वोलेरम एक प्रकार का ये टैक्सेशन का मैकेनिज्म है जो फाइनल प्राइस होता है ना उसके ऊपर में लगता है, उसका परसेंटेज हम काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं एड वोलेरम। ठीक है, तो यानी कि अगर मान के चलिए प्राइस बढ़ता जाएगा, मैं कहता हूं कि x के ऊपर में 10%, तो अगर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर 100 रुपए है तो 10%, 1000 रुपीज है तो 10%, 2,00,000 रुपीज है तो 10%, यानी कि ये लगातार क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? समझ में आया? ये किसी को इससे रिलेटेड डाउट? यानी कि एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कार, इसको बोलते हैं एड वोलेरम। ठीक है, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ क्या है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल ट्रेड को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये कैसे बना था? जो मरक्केश एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, उसके बाद में बना था। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऐसा करके एक गैट नाम की एक चीज हुआ करती थी, उसको रिप्लेस किया था किसने? डब्ल्यूटीओ ने। और गैट कब से काम कर रहा था? 1948 से काम कर रहा था। तो डब्ल्यूटीओ किस किस चीज को रेगुलेट करता है? आपके गुड्स को भी रेगुलेट करता है, सर्विसेज को भी रेगुलेट करता है, इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी रेगुलेट करता है, इवन इन्वेस्टमेंट कैसी होगी उसको भी रेगुलेट करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर में कैसे ट्रेड होगा ये सब चीजों को भी रेगुलेट करता है। तो डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 166 के आसपास में कंट्रीज हैं इसके अंदर में, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब ये समझिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये एक तरीके से फंक्शन कर ही नहीं रही है क्योंकि इसके अंदर में अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया ने भले ही ये अप्रोच रखी हो, लेकिन डब्ल्यूटीओ से कोई आउटकम निकल कर आएगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, या फिर हमें लगता नहीं है कि यहां से कोई आउटकम निकल कर आएगा। ये सिर्फ एक मैसेजिंग है और वहां पर एक यूएस के ऊपर में प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे एग्रीमेंट्स है, जैसे ट्रिम्स है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कोई डाउट? इससे रिलेटेड सर हाउ विल वैल्यू इंक्रीज? 10% तो फिक्स है, 10% फिक्स है, लेकिन 10% किसका? एक कार 10 लाख रुपए की आ रही है तो उसका 10% हो गया, एक कार 20 लाख रुपए की आ रही है तो उसका 10% हो गया, एक कार 30 लाख रुपए की आ रही है तो उसका 10% हो गया। ठीक है। अच्छा, एक किसी का क्वेश्चन आया जमाल का, दोस्त ऐसा था कि 2003 से जब ये प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया था तो ये हर साल मनाया जाता था, हर साल इसको सेलिब्रेट करते थे 9 जनवरी को। लेकिन उसके बाद में शायद 2015 से या 2013 से, मैं ईयर में कंफ्यूज हूं, मेरे को जहां तक लगता है 2013 था या 2015, उसके बाद से हमने क्या किया? हर 2 साल में इसको मनाना सेलिब्रेट किया, यानी कि 2 साल पे इसको सेलिब्रेट करते हैं, हर 2 साल के बाद में। जैसे अभी 2025 में होगा तो 2027 में किया जाएगा, फिर 2027 के बाद 2029 में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ये चीज? किसी को अभी भी डाउट इससे रिलेटेड? किसी ने क्वेश्चन पूछा सर हम यूएस की क्यों सुन रहे हैं? उसका जवाब अभी आपको एक आगे वाले आर्टिकल में चाइना से रिलेटेड मिलेगा। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, इस समय पर हमें नीड है काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की, इस समय पर हमें नीड है इन्वेस्टमेंट की, और इस समय पर सबसे बड़ी नीड है हमारी सिक्योरिटी। और हमें ऐसा लगता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए जो सिक्योरिटी हमें चाहिए
वो हमें यूएसए प्रोवाइड कर सकता है, पहली बात। दूसरा, चाइना को कंटेन करने के लिए जो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, या फिर जो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए या जो हमें सपोर्ट चाहिए, वो कौन कर सकता है? चाइना के अगेंस्ट में कौन कर सकता है? यूएसए और यूएसए के अलाइज कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, यूएसए की तरफ में थोड़ा सा टिल्टेड है। क्योंकि आप सभी समझने की कोशिश करिए, रशिया एक तरीके से इस समय पर चाइना के फेवर में है, ठीक है। तो वहां पर यह मेजर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के साथ कौन होगा अगर चाइना के साथ में इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया इस समय पर यूएसए की तरफ में थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। प्लस में एक और चीज आप समझिएगा कि अगर किसी भी डेवलपिंग नेशन को ग्रोथ की तरफ में जाना है तो उसको फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। और वो फंड कहां से आता है? वो ज्यादातर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आता है, ज्यादातर बड़ी बड़ी कंट्रीज से आता है। वो कोलैबोरेशन में भी हो सकता है, साथ में वो क्या नाम है, एड भी हो सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आ सकता है। तो इसलिए हमें, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको इंक्रीज करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए ग्रीन, जो हम हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं उसको करना। वो सब चीजें हमें कहां से मिल रही हैं इस समय पर? जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके थ्रू। और उनके साथ में कोलैबोरेशन भी हमारा जब इंक्रीज होगा तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक बोलते हैं ना कि हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कह रहा हूं, हम ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब इस प्रोडक्शन के बाद में उस हाइड्रोजन को कहीं आप सेल भी तो करना चाहोगे ना। तो अगर हम यूएसए के साथ में दोस्त हैं तो इटली में, जर्मनी में, यूरोप के अंदर में भी हम क्या कर सकते हैं, इन हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? ठीक है, क्लियर है। अब किसी का बार बार क्वेश्चन आता है कि सर यूएसए ही क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पावरफुल है, उसके पास में पैसा है। काश मुझे ये सब 28 साल की उम्र में नहीं 18 साल की उम्र में पता होता। जिंदगी में, क्योंकि वो पावरफुल है, उसके पास में पैसा है, मेजर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर में उसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशन बने उसमें ज्यादातर फंडिंग किसने प्रोवाइड करी? यूएसए ने ही प्रोवाइड करी। और यूएसए एक तरीके से उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इवन आप देखेंगे जो हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर में जो ट्रेड होता है या फिर उसके जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर में भी एक तरीके से यूएसए ही क्या करता है, उनको कंट्रोल कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, क्लियर है। सर डज इंडिया ट्रेड डिस्प्यूट विद यूएस अफेक्ट रिलेशन? बिल्कुल करेगा। अगर इंडिया और यूएस के बीच में रिश्ते खराब होते हैं, खासतौर पे ट्रेड वाले, तो क्या ये क्वाड के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इवन आप देखेंगे इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड वाले रिश्ते ही खराब थे, ट्रेड वाले रिश्ते ही खराब थे। यही कारण था कि यूएसए पाकिस्तान को एक तरीके से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा था। तो भैया मैंने कई बार कहा है कि वर्ल्ड के अंदर में सबसे बढ़िया डिप्लोमेसी का एक तरीका है, वो क्या है? ट्रेड। जितना बढ़िया व्यापार करोगे उतना बढ़िया क्या मिलेगा आपको, यहां से दूसरे वाले देश से सारी की सारी चीजें होती रहेंगी, ठीक है, क्लियर है। किसी को इससे रिलेटेड डाउट? सर हम क्यों डायरेक्टली चाइना से मिलके कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं कर सकते? ये चीज आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि चाइना के साथ में हमारा जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ ट्रेड वाला डिस्प्यूट नहीं है यार, ये चीज समझो। चाइना कहता है कि भारत के कई सारे हिस्से को हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और जो चाइना के साथ में डिस्प्यूट है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्प्यूट। जैसे कनाडा के साथ में हमारा जो डिस्प्यूट है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, वो ये डिस्प्यूट है कि वो वहां पर खालिस्तान वाले लोगों को क्यों समर्थन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यूएसए के साथ जो डिस्प्यूट है वो ये है कि भाई तुम हमारे सामान को अलाउ करो, हम तुम्हारे सामान को अलाउ करेंगे। हमारा जो चाइना के साथ में डिस्प्यूट है या फिर जो हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है वो टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है। वो कहता है कि तुम्हारा इतना हिस्सा हमारा। अब आप खुद सोचो कि जब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ही नहीं रहेगी, वो सॉवरेनिटी ही नहीं रहेगी, तो उस डिस्प्यूट का मतलब फिर उसके एग्जिस्टेंस का फायदा क्या है? तो उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ना, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आगे एक टॉपिक है। वहां पर कल चाइना के बारे में बहुत सारी बातें हुई। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रमुख थे, डिप्टी प्रमुख सेना के,
उन्होंने गलती से एक बहुत बड़ी सच्चाई बोल दी थी। कल उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जो हमें पता चला। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए क्या डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो बॉर्डर एक थी लेकिन हमारे एडवर्सरी 4 थे। उन्होंने 4 बोला, फिर उसके बाद में उसको करेक्ट किया कि 3, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही थे। हमारे 4 एडवर्सरी थे। कौन कौन? एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा टर्की एंड चौथा यूएसए। ट्रस्ट मी, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में, तो चाइना के जो प्रमुख थे वो चाइना के जो प्रमुख थे वो पाकिस्तान के थिएटर्स में भी अवेलेबल थे। इवन टर्की के भी जो प्रमुख थे वो थिएटर्स में अवेलेबल थे। और वो कह रहे हैं चाइना इतनी प्रिसाइज इंटेल क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था पाकिस्तान के साथ में, कि जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत होती है, ये मैं ऑफिशियल बता रहा हूं, ये कोई हवाई वाली बात नहीं था। कर उन्होंने एक इवेंट के अंदर में बोला कि जब हमारे डीजीएमओ लेवल की बातचीत होती है तो पाकिस्तान ये कहता है कि आपका एक्स वेक्टर यानी कि एक्स कोई भी चीज वो हमारी वाई जगह पर अटैक करने वाले, प्लीज होल्ड ऑन, उसको अटैक करने मत दो। यानी कि ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास में ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी कि हम पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट के ऊपर में क्या करने वाले थे, अटैक करने वाले थे। इवन उन्होंने ये भी बताया कि क्या में डीजीएमओ ने उनसे बात करते करते ये भी कहा कि जो आपकी नेवल प्रेजेंस है और जो हमारे एक पर्टिकुलर पोर्ट के एक एसेट के ऊपर में अटैक करने वाले हो, प्लीज होल्ड ऑन। और ये इंफॉर्मेशन कौन शेयर कर रहा था? ये चाइना शेयर कर रहा था, ये चाइना शेयर कर रहा था। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि चाइना एक थ्योरी पर काम करता है। चाइना में एक पोयम है, अभी नाम आगे पढ़ेंगे। वो पोयम क्या कहती है कि आप अगर सामने वाले इंसान को मारना चाहते हो तो उधार का हथियार ले लो। इसका क्या मतलब है कि खुद मत लड़ो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने कई बार बताया कि खुद मत लड़ो, आप दूसरे किसी को हायर कर लो और उसके थ्रू सामने वाले को एंगेज रखो। और इस पे चाइना क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे कि वो इंडिया को किसके साथ में, मतलब किसको, इंडिया को इंपैक्ट करना चाहता है, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है बाय यूजिंग द पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कही कि चाइना ने क्या किया, उसने इस ऑपरेशन सिंदूर को एक लैबोरेटरी के रूप में यूज किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नमस्कार, क्या आप नौकरी खोज रहे हैं या सोच रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाना? ऑपरेशन सिंदूर को एक लैबोरेटरी के रूप में यूज किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अभी 3-4 पॉइंट पे आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं विराट भाई, वो भी आ रहे हैं। अभी 3-4 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर वो कह रहे हैं कि चाइना ने जो अपने वेपन्स थे उनको एक तरीके से यूज किया इंडिया के अगेंस्ट में, और एक तरीके से उसकी टेस्टिंग हो गई कि भाई यूएस के वेपन और रशिया के वेपन के सामने उनका वेपन, चाइना का वेपन क्या करेगा। आप सभी को पता है कि 81% जो पाकिस्तान का इंपोर्ट है वो कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। तो ये मैंने आपको कई बार बताया कि जब रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही थी तो भी रशिया यूक्रेन वॉर में जो वेपन सप्लाई किए थे चाइना ने, वो उसके वेपन्स की टेस्टिंग हो रही थी। और सेम ऐसे ही उसने कहा कि ये एक लेबोरेटरी के रूप में यूज किया ऑपरेशन सिंदूर को, जहां पर उसने सारे अपने वेपन्स को क्या किया, टेस्ट किया कि भाई जरूरत पड़ने पर हम इन हाई एंड वेपन्स के साथ में कैसे फाइट कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि टेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, देखो अपनी अपनी सिचुएशन में तो हर कोई टेस्ट कर लेता है, लेकिन वॉर से बेस्ट सिचुएशन कहां आएगी जहां पर आप टेस्ट कर सकें। तो अपने वेपन्स को सप्लाई उसने किया, और चाइना ने चाहा कि पाकिस्तान जितना ज्यादा यूज कर सकता है, और इंडिया की जो हाई एंड के वेपन्स हैं, S-400 हो गया, हमारा सुखोई हो गया, हमारा रफेल हो गया, इन सबके अगेंस्ट में क्या किया जाए, उसका यूज हमें नजर आता रहे। ठीक है, अब यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लास्ट में वे फॉरवर्ड दिया कि इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि चाइना, पाकिस्तान प्लस में और नेशंस मिलकर इंडिया के लिए एडवर्स सिचुएशन में क्या करेंगे, काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो उन्होंने लास्ट में ही बोला कि हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वरना भाई आने वाले समय में हमारी सप्लाई चेन को कोई भी क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, और वो हमारी सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। ये उन्होंने लास्ट में कहा। जो रिजल्ट या कंक्लूजन आप वे फॉरवर्ड बताते हो ना, तो ये इसमें 2 चीजें इंडिया के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। एक, हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारे जो वेपन सिस्टम है जो हमने खुद डेवलप किए हैं वो उतने ही डेडली हो सकते हैं जो दूसरे देशों के हैं, पहली बात तो ये। दूसरा,
हमें हमारे इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम के ऊपर में काम करने की जरूरत है। उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर क्या होना चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडियन का होना चाहिए, ये भी चीज। तीसरा उन्होंने ये बात बोली कि हमें हमारे जो सप्लाई चेन है उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, इंडिजनाइज करना पड़ेगा, वरना अगर हम जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो फ्यूचर के अंदर में इस वॉर जैसे हालात में हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखना पड़ सकता है। क्लियर है भाई? तो ये सारी एक आर्टिकल और इसके साथ में हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है। और वो बार बार ये चीज, मतलब आप सोचो अगर हमारे एक प्रमुख मिलिट्री के लेवल पर हम जाकर बात कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि चाइना की स्ट्रेटेजी है, चाइना में एक पोयम कही जाती है कि अगर आप एनिमी को मारना चाहते हो तो खुद का चाकू उठाकर खुद से मत मारो, बल्कि उधार पर किसी और के चाकू से उनको मरवा दो, यही बात कही जाती है ना। तो वो यही कर रहा है, जो मैं बार बार आर्टिकल पढ़ाता हूं कि चाइना इस समय पर पाकिस्तान का यूज कर रहा है टू एंगेज इंडिया इन नियर दीज थिंग्स, जिससे वो इंडिया कभी भी चाइना को क्या करे, वो कभी भी रेस में कभी भी हरा ना सके। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें उसी चीज के ऊपर में चल रही है जो उन्होंने कहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक